Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. Today I am going to start new series and all the points which we are going to discuss here are important from the board exams as well as the NEET exam. When we are going to study biology, we must have complete command over NCERT. So take out your NCERT book and study with me. I had used two markers. One is pink for those points which are already been asked in NEET exam and board exams, and another one is yellow for those points whose chances are to come in exam. So let's get started. So our first unit is diversity, which means vibhinta, differences in living world. लिविंग वर्ल्ड में इतनी इमेजिंग डाइवर्सिटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इतने टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं और उन सब की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिस्टमेटिक वे में एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टर्स हैं और उनके बेसिस पे हम उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, मींस नामकरण करते हैं। देन उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। यही 3 की पॉइंट्स हैं जो हम आगे के पूरे चैप्टर में ब्रीफली पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मेयर जो जर्मनी में बॉर्न हुए थे। डेट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ दैट ही वॉज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और इन्होंने क्या किया था, तो ही पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। For your better understanding, you should know the definition of species. So, species are group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other groups. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एक जीनस है पेंथेरा। अब टाइगर भी उस जीनस में आता है और लायन भी उस जीनस में आता है। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस और लायन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो। They both belong to same genus, but they are different species. So they are reproductively different from each other. They cannot reproduce with each other. Now move on to the first chapter, which is the living world. First paragraph is not that important. So let's move on to the next paragraph. The first point which we need to understand is what is living. क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग। वैसे तो ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ही होगा, बट हाउ वी कैन प्रूव इट। सो वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं और जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलता है तो सुटेबल रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर हमें कोई टच करता है तो हमें पता चलता है, हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। अगर किसी प्लांट को आप अंधेरे में रख दोगे और एकदम से उसके ऊपर लाइट डालोगे तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है, प्लांट लाइट की तरफ टर्न कर जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करते हैं टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। हर ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स करने का तरीका यूनिक होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ और फीचर्स भी शो करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। देन दे हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, मीन्स वो अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। देन दे कैन सेल्फ ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो आगे हम इन्हीं फीचर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, इसके 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो ग्रोथ होती है इंक्रीज इन मास, मतलब वेट में इंक्रीज, और दूसरा इंक्रीज इन नंबर। तो दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ग्रो करता है तो उसका मास भी इंक्रीज होता है और नंबर भी इंक्रीज होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल डिवीजन होता है। प्लांट में ये प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ चलती है, बट एनिमल्स में कुछ सर्टेन एज तक ही ये प्रोसेस चल पाता है। ठीक है, सेल हमेशा डिवाइड नहीं होते रहते, बट सेल डू डिवाइड। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली एट द प्लेस वेयर इट इज़ नीडेड, मीन्स फॉर रिपेयरिंग ऑफ द डेड टिश्यूज़ और डैमेज सेल्स। जहाँ पे सेल्स डेड हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन वहाँ पर होता है।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे ग्रो बाय सेल डिवीजन, ठीक है। अगर आप एक माइक्रोब को स्लाइड पे रखोगे और माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो देन यू विल ऑब्जर्व कि बैक्टीरियल सेल हर कुछ इंटरवल पर डिवाइड करता है और उसका नंबर बढ़ता ही जाता है। पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी तो ग्रो करते हैं। कैसे? तो चट्टानों पर जब सैंड डिपॉजिट होता जाता है तो उसका मास बढ़ जाता है और वो ग्रो करता है। तो क्या वो लिविंग है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ अंदर से होती है, मतलब वो अंदर से ग्रो करते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ बाहर से होती है, उनकी लेयरिंग होती है, उन पे लेयर्स डिपॉजिट होती हैं जिसकी वजह से उनका मास, उनका नंबर बढ़ जाता है। ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ रिप्रोडक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की मदद से एनिमल्स अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं जो मोर और लेस अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे फंजाई एसेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से मल्टीप्लाई भी करता है और स्प्रेड भी करता है। देन फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में कुछ एम्प्यूटेड पार्ट्स कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये प्रोसेस होता है स्टारफिश में, प्लेनेरिया में, जिसे फ्लैट वॉर्म्स भी कहा जाता है। देन फंजाई में, कुछ फिलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन भी होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी टूटती है और एक एक जो पीस है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे जस्ट ग्रो एंड डिवाइड। तो उनमें ग्रोथ और डिवीजन, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिनोनिमस हैं, ठीक है। सेल ग्रो करता है और दो में डिवाइड हो जाता है, विच इज़ द ओनली वे बाय विच दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। एंड दिस टेक्स प्लेस इन अमीबा एंड बैक्टीरिया। ऐसे भी तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी लाइफ नॉर्मल सस्टेन कर रहे हैं बट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल्स, देन स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, है ना, वो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मीन्स रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन विच इज़ मेटाबॉलिज्म। तो हमारा ना पूरा शरीर केमिकल से बना हुआ है। ये केमिकल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब में जब हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को मिलाते हैं तो एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स जो बायो मीन्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो बन के तैयार हो जाते हैं और इसी कंप्लीट प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सबकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते ही रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड इवन माइक्रोब्स में भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता। इवन अगर हम एक सेल को आइसोलेट करें और टेस्ट ट्यूब में उसे स्टोर करें तो जो कि लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इज़ नॉट अ लिविंग स्ट्रक्चर, फिर भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस उस सेल में होंगे तो वो तो लिविंग रिएक्शंस होंगे ना। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग फॉर्म्स का। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment. ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो और यूनिक फीचर भी है लिविंग फॉर्म्स का कि वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हैं एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। चाहे वो फिज़िकल मींस बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके उसको रिस्पॉन्ड करें, चाहे वो कोई केमिकल रिलीज़ करें। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप अगर टच करोगे तो दे रिलीज़ केमिकल्स, और बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वो अपने स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। वी कैन सेंस आवर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, राइट। वी कैन सी थ्रू आइज़, वी कैन स्मेल थ्रू नोज़, वी कैन हियर थ्रू आवर ईयर्स,
Then we can taste things with the help of our tongue. And we can feel touch because of the presence of skin throughout our body. Plants भी respond करते हैं. कैसे? So they can respond to external factors like light, which is called as phototropism, which we have seen earlier in the beginning of this chapter. Plants can respond to other factors also like water. कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें कम वाटर की नीड होती है, कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है. देन टेम्परेचर, तो कुछ प्लांट्स हैं जो टेम्परेट एरिया में ही ग्रो करते हैं. एंड अदर फैक्टर्स आर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है. देन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. So each organism, whether it is a small bacteria or it is a big animal or plant, can sense their environmental stimuli and can respond to those stimuli in most possible way. One more term which we need to understand is photoperiod, which is basically the duration of light which an organism receives during a day. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होती है. कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होती है. जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, अगर उनके फोटो पीरियड में अप डाउन हो जाता है तो वो उनके ब्रीडिंग प्रोसेस पे इफ़ेक्ट डालता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस पैराग्राफ इज़ दैट ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज़ हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. हम ह्यूमंस सेंस कर पाते हैं, ठीक है. हमें सेंसेशन फील होती है, हमें टिकलिंग फील होती है, राइट. सो वी आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट आवर बॉडी पार्ट्स. वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स virtually supported by machines which replace heart and lungs. उन्हें आप लिविंग की कैटेगरी में रखोगे या नॉन लिविंग की कैटेगरी में? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन because they completely lost the ability of self-consciousness. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. बॉडी में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस चलते रहते हैं. हमारी बॉडी के सारे सेलुलर रिएक्शंस, टिश्यूज़, इनफैक्ट सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में वर्क करते हैं, तभी हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर हो पाती है. बाकी हमें पता है कि जो एनिमल्स हम आज देख रहे हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं. मतलब इवोल्यूशनरी वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स दैट इज़ DNA ही शेयर करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. हम जब अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं तो हमें कितने वास्ट ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. कुछ को तो हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते क्योंकि वो इतने छोटे हैं. अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ही इतने टाइप के प्लांट हैं, राइट. एंड दीज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज स्पीशीज़. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. And this refers to the biodiversity. Bio means life, diversity means different type के organisms जो हमारे आसपास हैं. They are the biodiversity of our environment, our earth. अभी तो साइंटिस्ट न्यू ऑर्गेनिजम्स की खोज करते रहते हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा. हम आगे बढ़ते हैं. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में 3 कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, याद है? तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन. अब नेक्स्ट है उनका नामकरण, ठीक है, मतलब नॉमेनक्लेचर. टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब होता क्या है कि हम किसी प्लांट या एनिमल को किसी लोकल नेम से जानते हैं. डिफरेंट जगह पे उसे डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है. जैसे इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, तो उसे कहीं पे कहते हैं आम, कहीं कहते हैं मैंगो, कहीं कहते हैं ममपलम तमिल में, देन गुजराती में उसे केरी कहते हैं और उसे मणिपुरी में असंगबा कहते हैं, ठीक है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्लांट या कौन से एनिमल के बारे में बात हो रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ पर्टिकुलर नेम टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज वर्ल्ड वाइड, ठीक है. पूरे वर्ल्ड में वही नाम यूज़ हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंगो को नाम दिया गया मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा इज़ अ जीनस, हम आगे पढ़ेंगे, और इंडिका इज़ द स्पीशीज़. तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर के बेसिकली साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज़ जेनेरिक नेम एंड सेकंड वन इज़ स्पेसिफिक एपिथेट.
तो हेयर मैग्नीफेरा इज अ जीनस एंड इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट जिसे स्पीशीज भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब टू मेन बॉडीज हैं बेटा, वन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर विच इज़ ICBN। तो ICBN नेम देता है सारे प्लांट्स को, और ICZN दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर विच इज़ ICZN, ठीक है। वी नो वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स अंडर बॉटनी एंड वी स्टडी अबाउट द एनिमल्स अंडर द जूलॉजी। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं बाय ICZN, ठीक है, और उनके बेसिस पे ही उनका नॉमेनक्लेचर होता है। ऐसे ही प्लांट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं बाय ICBN और उनके बेसिस पे ही उनका नॉमेनक्लेचर होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड दिस सिस्टम ऑफ providing name with two components, that is generic name and specific epithet, is called binomial nomenclature which is given by Carolus Linnaeus। नाम याद रखना है Carolus Linnaeus। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं ऑफ नॉमेनक्लेचर विच वी विल स्टडी नाउ। नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। वाई इन लैटिन? सो लैटिन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज साइंटिस्ट लैंग्वेज, ठीक है। जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसे लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। एंड इट इज़ रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और derived फ्रॉम लैटिन irrespective of their origin। Next one is the first word in the biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet। Both the words in the biological name, when handwritten, जब हम उन्हें हाथ से लिखेंगे, are separately underlined, दोनों को ही underline करेंगे, और printed in italics to indicate their Latin origin। Then fourth point is the first word denotes the genus starts with a capital letter, ठीक है। जो जीनस है उसका इनिशियल लेटर विल बी कैपिटल, while the specific epithet starts with the small letter। It can be illustrated with the example of Magnifera indica। Magnifera में M is capital और indica में I is small। Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form। Example, Magnifera indica Linn। Here Linn denotes for Linnaeus। It indicates that this species was first described by Linnaeus। The next point which is important here is that classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। हर organism के morphological characters के basis पे उन्हें कुछ convenient categories में divide किया जाता है, and these categories are called taxa, ठीक है। हमारे पूरे वर्ल्ड को अगर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाए, एक लिविंग एक नॉन लिविंग, देन लिविंग कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देन एनिमल्स विल also get divided into chordates and non-chordates। Then they will also get further divided into so many different categories। So here plant is a category, animal is another category, chordate is the category, non-chordate is the category, gymnosperms, angiosperms, they all are different categories। Even dog, cat, insect, they all are different categories and they all are called as taxa। So in that way these are the different groups and these are the different categories under which all the animals and plants have been kept, जिनकी एक common characteristics होती हैं। And this process of categorizing organisms in different taxa is called as taxonomy, based on external and internal structure of cell development. They can be classified into different groups। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy। हर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसे क्लासीफाई किया जाता है इनटू different कन्वीनियंट कैटेगरीज, और फिर होता है उसका नामकरण, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। और टैक्सोनॉमी इन्हीं पे बेस्ड है। Now come to the next important line, which is different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them। This branch of study was referred to as systematics।
Systematics is basically the study of kinds of organism living today and their comparative study with the organisms living in past. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स आज हैं उनकी एक कंपेरेटिव स्टडी की जाती है किसके साथ, जो ऑर्गेनिजम्स पहले पास्ट में हुआ करते थे, और उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सिस्टमेटिक्स. और इस वर्ड को पहली बार लीनियस ने यूज़ किया था एज सिस्टमा नेचुरे, ठीक है, एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो क्लासिफिकेशन बेटा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें एक कंप्लीट हिरार्ची इन्वॉल्व होती है. ठीक है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी रैंक्स इन्वॉल्व होती हैं. हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, जैसे हम स्कूल जाते हैं. ठीक है, तो स्कूल एक बहुत बड़ा किंगडम है, उस किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं, हर फाइलम का एक नाम है, जैसे प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी. अब सीनियर सेकेंडरी में भी डिफरेंट क्लासेस हैं. कौन सी क्लासेस हैं, एक है 11th, एक है 12th. ऐसे ही सेकेंडरी में भी क्लासेस हैं. ठीक है, मिडिल में भी कुछ क्लासेस हैं, प्राइमरी में भी कुछ क्लासेस हैं. तो ये हो गई हमारी डिफरेंट फाइलम्स, और डिफरेंट फाइलम्स में हो गई डिफरेंट क्लासेस. तो इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखा गया बेटा, एंड दैट कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. और सारी कैटेगरीज़ को जब हम एक साथ लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक हिरार्ची. और टेक्सोनॉमिक हिरार्ची में आने वाली हर एक कैटेगरी इज़ रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, वो क्लासिफिकेशन की एक इकाई है. सो दीज वर्ड्स कैटेगरी, रैंक एंड टेक्सॉन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट टेक्सॉन में और कैटेगरी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट इन अ मोर सिंपलर वे. लाइक कैटेगरी डिफाइन करता है पोजिशंस और रैंक को. ठीक है, जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं, मैथ्स की टीचर हैं, साइंस की टीचर हैं, तो ये है कैटेगरीज. देन टेक्सॉन डिफाइन करता है उसी रैंक पे पोस्टेड लोगों को. लाइक आपके प्रिंसिपल हैं मिस्टर समथिंग समथिंग और मिसेस समथिंग समथिंग, या आपकी जो मैथ्स की टीचर हैं पर्टिकुलरली उनका जो नाम है दैट इज़ टेक्सॉन, और जो उनकी पोजीशन है दैट इज़ कैटेगरी और रैंक. होप यू हैव अंडरस्टूड. ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने के लिए कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, लाइक किंगडम, फाइलम, प्लांट्स में डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. प्लांट्स और एनिमल्स की जो लोवेस्ट कैटेगरी है दैट इज स्पीशीज़. So now we will see all these categories one by one. So first one is species. हम lowest unit से start करेंगे, which is species. So species is a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. ठीक है, एक ही species के जितने भी animals होते हैं उनमें कुछ similarities होती हैं, और वो reproductively एक दूसरे के साथ interact करते हैं, means they can reproduce with each other. Like few examples have been given in your book. Manifera indica, then Solanum tuberosum, then Panthera leo. तो इन नेम्स में जो इंडिका है या ट्यूबेरोसम है या लियो है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक इपिथेट. और जो फर्स्ट वर्ड है इन नेम्स का, लाइक मैग्नीफेरा, सोलेनम, देन पेंथेरा, दीज आर द जेनेरा. नाउ यू मे गेट कन्फ्यूज्ड, सो लेट मी टेल यू दैट पेंथेरा एक जीनस है, लाइक एक घर है. ठीक है, उस घर में सबका सरनेम है पेंथेरा, और उस घर में रहने वाले अलग अलग मेंबर्स हैं, लाइक टिग्रिस और लियो और पार्डस और ऑनका. ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट मेंबर्स जो उस घर में रहते हैं, और उस घर में रहने वाले हर स्पीशीज़ का एक कॉमन सरनेम है. सरनेम तो हम आगे लगाते हैं, अपने नाम के बाद लगाते हैं, बट यहाँ पे पहले लग रहा है, एंड दैट इज़ पेंथेरा. तो पेंथेरा एक जीनस है, और पेंथेरा जीनस में टाइगर भी है, लायन भी है, लेपर्ड भी है, जगुआर भी है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं. सो पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, देन लेपर्ड का होता है पेंथेरा पार्डस, देन जगुआर का होता है पेंथेरा ऑन्का. दे ऑल बिलोंग टू द सेम जीनस दैट इज़ पेंथेरा. ऐसे ही सोलेनम एक जीनस है जिसमें सोलेनम निग्रम भी आता है, दैट इज़ ब्लैकबेरी, जो बहुत छोटे छोटे टमाटो जैसे फ्रूट्स होते हैं जिसको मकोए भी कहते हैं. देन सोलेनम मेलेनोगेना भी है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिंजल.
देन सोलेनम लाइकोपेर्सिकम भी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोमेटो. दे ऑल बिलोंग टू सेम जीनस दैट इज सोलेनम. ऐसे वी टॉक अबाउट द जीनस होमो. तो होमो सेपियंस भी इसी जीनस में आते हैं. सेपियंस क्या हो गया, स्पीशीज़ का नाम हो गया, ठीक है. और होमो सेपियंस किसे कहते हैं, ह्यूमन बींग्स को कहते हैं. ऐसे ही होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, ये भी होमो जीनस के ही अंडर आते हैं अब, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ओनली होमो सेपियंस आर अलाइव नाउ. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज जीनस. जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन. ठीक है. So basically those different species who have some common characteristics are being kept into a same genus. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. हमने अभी बात की थी ना, Solanum nigrum, Solanum melanogena, Solanum lycopersicum, they all belong to same genus Solanum. ऐसे ही lion, leopard, tiger, jaguar, ये सब सेम पेंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं. ठीक है. वन इम्पॉर्टेंट लाइन इज दैट कैट बिलोंग्स टू द जीनस फेलिस विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जीनस पेंथेरा. बट फेलिस जीनस और पेंथेरा जीनस दोनों ही सेम फैमिली में आते हैं और इनकी फैमिली होती है बेटा फेलिडी. ठीक है. दोनों फेलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं. फैमिली नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी है जो कि हायर रैंक पे है. ठीक है. नाउ the members of the family have even less number of similarities. ठीक है. बट बेटे सवाल ये उठता है कि on what basis two different genus can be kept in a single family. तो बेटा उनकी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव फीचर्स में सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से उनको सेम फैमिली में रखा जाता है. फिर कैट की फैमिली है बेटा फेलिडी, डॉग की फैमिली है कैनिडी. ठीक है. और ये दोनों डिफरेंट फैमिलीज हैं. नाउ मूव ऑन टू द ऑर्डर. एन ऑर्डर कैन हैव सो मेनी डिफरेंट फैमिलीज. ठीक है. जैसे वी टॉक अबाउट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स. सो पॉलीमोनियल्स में बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज आती हैं, लाइक फैमिली कॉन्वोल्वुल्केसी, देन सोलेनेसी, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड दे हैव सम कैरेक्टर्स इन कॉमन. ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में भी आ चुका है. द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जाम वाज दैट प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन व्हाट. कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इन दो डिफरेंट फैमिलीज़ को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया. तो बेटा इनके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं. सो द राइट ऑप्शन हेयर इज़ floral characters. But you may also ask the same question in little different way. As we know that flowers symbolizes the sexual characters of the plant. ठीक है. उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, स्टेमन भी होता है, पिस्टल भी होता है. तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ऑप्शंस में फ्लोरल कैरेक्टर्स की जगह पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिखा होता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. Then if we take the example of animals, then one order is there which is Carnivora, which includes family like Felidae जिसमें cats आती हैं and another family like Canidae जिसमें dogs आते हैं. ठीक है. Then come to the next level of classification, that is class. Here we can take the example of Primata. Primata comprising monkey, gorilla, gibbon, they all are placed under the order Primata and they all belong to the class Mammalia. तो क्लास मैमेलिया है. उस क्लास में एक ऑर्डर है दैट इज़ प्राइमेटा. उस प्राइमेटा में बहुत सारे एनिमल्स हैं. सिर्फ मैमेलिया में प्राइमेटा ही नहीं आता और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, लाइक ऑर्डर कार्निवोरा विच कंप्राइजेज ऑफ फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इज़ फाइलम. सो डिफरेंट classes comprising same type of characteristics are being kept into a same phylum. ठीक है. जैसे एक phylum है Chordata. It has fishes, amphibians, reptiles, birds along with the mammals. ठीक है. And they have some characteristics in common. They have some common features like the presence of notochord and dorsal hollow neural system. This is very important line, so just keep it in mind that chordates have notochord and dorsal hollow neural system, and because of this
All the fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals have been kept under the phylum Chordata. वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फाइलम की जगह होता है डिवीजन. सो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जिनमें फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें एक कॉमन डिवीजन के अंडर रखा जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज किंगडम. So two broader kingdoms are there. One is kingdom Animalia and second one is kingdom Plantae. All the animals have been kept under the kingdom Animalia and all the plants have been kept under the kingdom Plantae. ठीक है. Around 10 phylums are there in kingdom Animalia, and if we talk about kingdom Plantae, then it has 4 different divisions. One is थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आता है, देन ब्रायोफाइटा जिसमें मॉसेस आते हैं, देन टेरिडोफाइटा, देन स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटोफाइटा में आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आते हैं. ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. वन मेन पॉइंट इज दैट द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होती जाती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की कैटेगरीज पे आते हैं वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मिलती हैं हमें. सो लोअर द टेक्सा more the characteristics that the members within the taxon share. Hope you have understood. This table number 1.1 is very important. Organisms with their taxonomic categories. Few points have been marked which you need to learn, like man, whose biological name is Homo sapiens, genus Homo, then family is Hominidae, and order Primata. ठीक है, Primata order हमने पढ़ा था ना, जिसमें हमने monkey, gorilla, gibbon सारे पढ़े थे. Then they all belong to the class Mammalia and phylum Chordata. Next one is housefly. Housefly की सबसे important point है family, then order, then phylum which is Orthopoda. Orthopoda का मतलब होता है बेटा the organisms which have paired legs. ठीक है. ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और इनके पेयर्ड जॉइंट लेग होते हैं. नेक्स्ट मैंगो. मैंगो का साइंटिफिक नेम इज़ मैग्नीफेरा इंडिका, हमने पढ़ा ही था. फिर इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ सेपिनडेल्स. देन ये डाइकोटिलिडनी है और एंजियोस्पर्म डिवीजन से बिलोंग करता है. देन लास्ट वन इज़ वीट हुज बायोलॉजिकल नेम इज़ ट्रिटिकम एस्टिबम, और ये क्लास मोनोकोटिलिडनी से बिलोंग करता है और ये भी डिवीजन एंजियोस्पर्मी में ही रखा गया है. बट वाई डू वी स्टडी टैक्सोनॉमी? व्हाट इज़ द नीड टू नो अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स? तो बेटा ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं ये साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं टू लर्न अबाउट द वेरियस स्पीशीज़. ठीक है, ये यूज़फुल होती हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में. So the collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. Specimen क्या होता है बेटा? किसी भी organism को अगर आप चाहे डेड है या लाइव, जैसे भी आप स्टोर करना चाहो उसको आप स्टोर कर लो फॉर फर्दर स्टडीज़, तो उसे कहा जाता है स्पेसिमेन. तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं फॉर देयर फर्दर स्टडीज़. ठीक है, और कैसे कैसे स्टोर करते हैं तो लेट्स सी. एक है तरीका बेटा herbarium. So herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. तो सबसे पहले आप एक स्पेसिमेन लेके आओगे, उसे अपनी कॉपी के अंदर दबा के रखोगे ताकि वो अच्छे से प्रेस भी हो जाए और ड्राई भी हो जाए, और फिर आप उसको एक शीट पे पेस्ट कर दोगे तो वो हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड फॉर्म में आपके पास रहेगा. तो जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं बेटा उस पर लेबलिंग होती है. ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि किस डेट पे आपने स्पेसिमेन को स्टोर किया, कौन से प्लेस पे किया, देन उसका लोकल नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसे कलेक्ट करने वाले का नाम क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें उस पर लेबल्ड होती हैं. देन द नेक्स्ट वे टू स्टोर द स्पेसिमेन इज़ बॉटनिकल गार्डन्स. सो बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पे लिविंग फॉर्म में उन्हें स्टोर किया जाता है. ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली.
The famous biological garden are at Kew in England, then Indian Botanical Garden, Havda, which is in India, then at National Botanical Research Institute, which is situated in Lucknow, India. Then the next way to store specimen is museum. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Then museums have collection of preserved plants and animal specimens for study and reference. Then specimens are preserved in a container or jar in preservative solution. एक preservative solution लिया जाता है और उसमें स्पेसिमेन को डिप कर दिया जाता है. ये सॉल्यूशन होता है बेटा फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन क्या होता है? तो फॉर्म एल्डिहाइड को वाटर में डाइल्यूट कर दिया जाता है. 40% डाइल्यूशन होता है और उसे कहा जाता है फॉर्मेलिन. बट वाई डू वी यूज़ फॉर्मेलिन? सो इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड प्रिवेंट द स्पेसिमेंस फ्रॉम डिकेइंग. Next one is zoological parks, where wild animals are kept in protected environment under human care, which enable us to learn about their food habits and behavior. उन्हें वहाँ रखते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है और उनके फूड हैबिटेट्स का पता लगाया जाता है, उनके बिहेवियर्स का पता लगाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज की. की क्या होते हैं बेटा? की कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट बेसिकली गिव इंडिकेशंस एंड क्लूज अबाउट एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो इट इज़ another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. Based on the similarities and dissimilarities. इसमें दो मेन पॉइंट्स है बेटा. एक है कपलेट. कपलेट क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा जाता है और उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को कहा जाता है कपलेट. की कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जो इंडिकेशन देते हैं, क्लू देते हैं अबाउट एन ऑर्गेनिज्म. तो की में यूज्ड स्टेटमेंट्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट जो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेट. वन मोर इम्पॉर्टेंट लाइन इन दिस पैराग्राफ इज दैट कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. Flora, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. Now we are at the end of the chapter, so we should revise whatever we have studied. So do read this summary at the end of the chapter by yourself. It will help you to remember whatever you have learned. तो हमने पढ़ा था कि जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं वो बेस्ड होती हैं on 4 main points, that is characterization, identification, classification and nomenclature. फिर हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हें सेम नेम से जाना जाए. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टराइजेशंस. और सारी कैटेगरीज जो होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, उन्हें कहा जाता है टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची. Kingdom is the largest unit of classification and species is the smallest unit of classification. Then taxonomists have developed a variety of taxonomic aid to facilitate identification, nomenclature and classification of organisms. और इन्हीं organisms को preserve करने के लिए और उनकी further study करने के लिए कुछ techniques यूज़ की जाती हैं, like preserving on the herbarium sheet, then botanical gardens, then museum, zoological parks. फिर की होता है क्लू जो कि एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए होता है और इन्हीं टेक्सोनॉमिक कीज़ के बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे.